चैप्टर 7 प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, इसमें प्राणी ऊतक के बारे में पढ़ेंगे, अंग तंत्र के बारे में, केंचुआ और कॉकरोच और मेंढक। आपने पिछले अध्याय में प्राणी जगत के अनेक एक कोशिकीय, यूनिसेल्युलर व बहुकोशिकीय मल्टीसेल्युलर जीवों का अध्ययन किया। एक कोशिकीय प्राणियों में जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन तथा जनन एक ही कोशिका द्वारा संपन्न होती है। बहुकोशिकीय प्राणियों के जटिल शरीर में उपयुक्त आधारभूत क्रियाएं भिन्न भिन्न कोशिका समूह द्वारा व्यवस्थित रूप से संपन्न की जाती है। सरल प्राणी हाइड्रा का शरीर विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का बना हुआ है, जिनमें प्रत्येक कोशिका की संख्या हजारों में होती है। मानव का शरीर अरबों कोशिकाओं का बना हुआ है, जो विविध कार्य संपन्न करता है। ये कोशिकाएं शरीर में एक साथ कैसे काम करती है? बहुकोशिकीय प्राणियों में समान कोशिकाओं का समूह अंतर कोशिकीय पदार्थों सहित एक विशेष कार्य करता है। कोशिकाओं का ऐसे संगठन ऊतक टिश्यू कहलाता है। आपको आश्चर्य हो सकता है कि सभी जटिल प्राणियों का शरीर केवल 4 प्रकार के आधारभूत ऊतकों का बना हुआ है। ये सब ऊतक एक विशेष अनुपात एवं प्रतिरूप से संगठित होकर अंगों का निर्माण करते हैं, जैसे आमाशय, फुफ्फुस, लंग, हृदय और वक्र किडनी। जब 2 या 2 से अधिक अंग अपनी बौद्धिक एवं रासायनिक पारस्परिक क्रिया से एक निश्चित कार्य को संपन्न कर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र इत्यादि। समस्त शरीर की जैविक क्रियाएं कोशिका, ऊतक, अंग तथा अंग तंत्र में श्रम विभाजन के द्वारा संपन्न होती है और पूरे शरीर को जीवित रखने के लिए योगदान देती है। प्राणी ऊतक। पॉइंट 5 प्राणी ऊतक। कोशिका की संरचना उसके कार्य के अनुसार बदलती रहती है। इस प्रकार ऊतक भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं और उन्हें मोटे तौर पर निम्नलिखित 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। उपकला ऊतक। पॉइंट 5 उपकला ऊतक। हम उपकला ऊतक को सामान्यतः उपकला ही कहते हैं। इस ऊतक में एक मुक्त स्तर होता है, जो एक और तो देह तरल बॉडी फ्लूइड से और दूसरी ओर बाह्य वातावरण के संपर्क में रहता है और इस प्रकार देह का आवरण अथवा अस्तर लाइनिंग का निर्माण करता है। कोशिकाएं अंतरकोशिकीय आधारित इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स द्वारा दृढ़ता पूर्वक जुड़ी रहती है। उपकला ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। पहला सरल उपकला तथा संयुक्त उपकला। सरल उपकला एक ही स्तर का बना होता है तथा यह देह गुहाओं, वाहिनियों और नलिकाओं का अस्तर है। संयुक्त उपकला कोशिकाओं की 2 या 2 से अधिक स्तरों की बनी होती है और इसका कार्य रक्षात्मक है, जैसे कि हमारी त्वचा। कोशिकाओं के संरचनात्मक रूपांतरण के आधार पर सरल उपकला 3 प्रकार के होते हैं। सल्की स्क्वैमस उपकला, घनाकार क्यूबोइडल उपकला तथा स्तंभाकार कोलुमिनर उपकला। चित्र 7.1 सरल उपकला, सल्की, घनाकार, स्तंभाकार, पक्षमापधारी स्तंभाकार कोशिकाएं। सल्की उपकला ऊतक यह एक चपटी कोशिकाओं के पतले स्तर से बनता है, जिसके किनारे अनियमित होते हैं। यह ऊतक रक्त वाहिकाओं की भित्ति में तथा फेफड़ों के वायुकोष एयर सैक में पाया जाता है और यह विसरण सीमा का कार्य करती है। घनाकार उपकला यह ऊतक एक स्तरीय गंज जैसी कोशिकाओं से बना होता है। यह सामान्यतः वक्रों के वक्रकाणों को नेफ्रॉन के नलिकाकार भागों तथा ग्रंथियों की वाहिनियों में पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य श्रवण और अवशोषण है। वक्र में वक्रकों की समीपस्थ वलयित कोवुलेटेड सूक्ष्म नलिका की उपकला में सूक्ष्मांकुर माइक्रोविलाई होते हैं। स्तंभाकार उपकला लंबी एवं पतली कोशिकाओं के एक स्तर का बना होता है। केंद्रक प्राय कोशिका के आधारी भाग में होता है। मुक्त सतह पर प्राय सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। सूक्ष्मांकुर आमाशय, आंत्र तथा आंतरिक अस्तर में पाए जाते हैं और यह श्रवण और अवशोषण में सहायक देते हैं। यदि इन स्तंभाकार या घनाकार कोशिकाओं की मुक्त सतह पर पक्षमाभ होते हैं तो पक्षमाभी सिलिएटेड उपकला कहते हैं। इसका कार्य कणों अथवा श्लेष्मा उपकला की सतह पर एक निश्चित दिशा में ले जाना है। यह मुख्यतः श्वसनिका, ब्रोंक्यूल तथा डिंब वाहिनी, नलिकाओं, फैलोपियन ट्यूब जैसे खोखले अंगों की भीतरी सतह में पाए जाते हैं। कुछ स्तंभाकार या घनाकार कोशिकाओं के श्रवण की विशेषता होती है और ये ऐसी उपकला को उपकला ग्रंथि ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं। चित्र 7.2 इसे 2 समूह में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक कोशिका जो पृथक ग्रंथिल कोशिकाओं का बना होता है, जैसे आहार नाल की कलश कोशिकाएं, गॉबलेट सेल,
तथा बहुकोशिक जो कोशिकाओं की पुंज उदाहरण लार ग्रंथि का बना होता है। स्रावी कोशिका में स्राव के निष्कासन के आधार पर ग्रंथियों को दो भागों में विभाजित किया गया है, जिन्हें बहिस्राव एक्सोक्राइन तथा अंतस्रावी एंडोक्राइन कहते हैं। बहिस्रावी ग्रंथि से श्लेष्मा, लार, कर्णमोम, ईयरवैक्स, तेल, दुग्ध, आमाशय एंजाइम तथा अन्य कोशिकीय उत्पाद स्रावित होते हैं। ये सब वाहिनियों अथवा नलिकाओं के माध्यम से निर्मुक्त होते हैं। इसके विपरीत अंतस्रावी ग्रंथियों में नलिकाएं नहीं होती। इसके उत्पाद हार्मोन है जो सीधे उस तरल में छोड़े जाते हैं जिसमें ग्रंथि स्थित होती है। संयुक्त उपकला एक से ज्यादा कोशिका स्तरों बहुस्तरित प्रकार की बनी होती है और इस प्रकार सर्वण और अवशोषण में इसकी भूमिका सीमित है। चित्र 7.3 इसका मुख्य कार्य रासायनिक व यांत्रिक प्रतिबलों स्ट्रेस से रक्षा करना है। यह त्वचा की सूक्ष्म सतह, मुख गुहा की नम सतह पर ग्रसनी, लाल ग्रंथियों और अग्नाशय की वाहिनियों के भीतरी अस्तर को ढकता है। उपकला की सभी कोशिकाएं एक दूसरे से अंतर कोशिकीय पदार्थों से जुड़ी रहती है। लगभग सभी प्राणी ऊतकों में कोशिकाओं के विशेष जोड़ व्यक्तिगत इंडिविजुअल कोशिकाओं को संरचनात्मक एवं कार्यात्मक संधि प्रदान करते हैं। उपकला और अन्य ऊतकों में 3 प्रकार की संधि जंक्शन पाई जाती है। यह है दृढ़ आसंजी एवं अंतराली संधि। दृढ़ संधि पदार्थों को ऊतक से बाहर निकलने से रोकती है। आसंजी संधि या पड़ोसी कोशिकाओं की कोशिका द्रव्य को एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है। अंतराली संधियों आयनों तथा छोटे अणुओं को एवं कभी कभी बड़े अणुओं के तुरंत स्थानांतरित करने में सहायता करती है। वे ऐसे संलग्न कोशिकाओं की कोशिका द्रव्य को आपस में जोड़कर करती है। संयोजी ऊतक। पॉइंट 2 संयोजी ऊतक। जटिल प्राणियों के शरीर में संयोजी ऊतक बहुतायत एवं विस्तृत रूप से फैला हुआ पाया जाता है। संयोजी ऊतक नाम शरीर के अन्य ऊतकों एवं अंग को एक दूसरे से जोड़ना तथा आलम्बन के आधार पर दिया गया है। संयोजी ऊतक में कोमल ऊतक से लेकर विशेष प्रकार के ऊतक जैसे उपास्थि, अस्थि, वसीय ऊतक तथा रक्त सम्मिलित है। रक्त को छोड़कर सभी संयोजी ऊतकों में कोशिका संरचनात्मक प्रोटीन का तंतु स्रावित करती है, जिसे कोलेजन या इलास्टिन कहते हैं। ये ऊतक को शक्ति, प्रत्यास्थता एवं लचीलापन प्रदान करते हैं। ये कोशिका रूपांतरित पॉलीसेकेराइड भी स्रावित करती है, जो कोशिका और तंतु के बीच में जमा होकर आधात्री का कार्य करता है। संयोजी ऊतक को 3 प्रकार में विभक्त किया गया है: लचीले संयोजी ऊतक, सघन संयोजी ऊतक एवं विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक। शिथिल संयोजी ऊतक में कोशिका एवं तंतु एक दूसरे से अर्धतरलीय आधारीय भाग पदार्थ में शिथिलता से जुड़े रहते हैं। उदाहरण त्वचा ग्रंथि का ऊतक जो त्वचा के नीचे पाया जाता है। यह प्राय उपकला के लिए आधारीय ढांचे का कार्य करता है। इस संयोजी ऊतक में प्राय तंतु कोरक जो तंतु को जन्म देता है, महाभक्षकाणु एवं मास्ट कोशिकाएं होती है। वसा ऊतक दूसरा शिथिल संयोजी ऊतक है जो मुख्यतः त्वचा के नीचे स्थित होता है। इस ऊतक की कोशिकाएं वसा संग्रहण के लिए विशिष्ट होती है। भोजन के जो पदार्थ प्रयोग में नहीं आते वे वसा के रूप में परिवर्तित कर इस ऊतक में संग्रहित कर लिए जाते हैं। सघन संयोजी ऊतक में तंतु एवं तंतु कोशिकाएं दृढ़ता से व्यवस्थित रहती है। अभिविन्यास के आधार पर तंतु तथा तंतु कोरक सघन संयोजी ऊतक को नियमित संयोजी ऊतक तथा अनियमित संयोजी ऊतक में विभाजित किया गया है। सघन नियमित ऊतक में तंतु कोरक समांतर तंतु के गुच्छों में बीच में कतार में उपस्थित होते हैं। कंडराई जो कंकाल पेशी को अस्थि से जोड़ती है तथा स्नायु लिगामेंट जो एक अस्थि को दूसरी अस्थि से जोड़ती है, इसका उदाहरण है। कोलेजन तंतु का गुच्छा कंडराव को प्रतिरोधी क्षमता प्रदान करता है और इसे टूटने से बचाता है। सघन अनियमित संयोजी ऊतक लचीली स्नायु लिगामेंट में पाया जाता है। सघन अनियमित ऊतक में तंतु तथा तंतु कोरक होते हैं। तंतु में अधिकांश कोलेजन होता है, चित्र 7.5, जिनका अभिविन्यास अलग होता है। यह ऊतक त्वचा में पाया जाता है। उपास्थि, अस्थि एवं रक्त विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक है। उपास्थि का अंतरकोशिकीय पदार्थ ठोस, विशिष्ट, आनमन्य एवं संपीड़न रोधी होता है। इस ऊतक को बनाने वाली कोशिकाएं उपास्थि अनुक्षम द्वारा स्रावित आधात्री में छोटी छोटी गुहायिकाओं में बंद हो जाती है। चित्र 7.6 कशेरू की भ्रूण में विद्यमान अधिकांश उपास्थियां वयस्क अवस्था में अस्थि द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है। वयस्क में कुछ उपास्थि नाक की नोक, बाह्य कान संधियों, मेरुदंड की आसपास की अस्थियों के मध्य तथा पैर और हाथ में पाई जाती है। अस्थि खनिज युक्त ठोस संयोजी ऊतक है। इनका अनन्य आधात्री कोलेजन तंतु एवं कैल्शियम लवण युक्त होता है जो अस्थि को मजबूती प्रदान करता है। चित्र 7.6 यह शरीर का मुख्य ऊतक है जो कि शरीर के कोमल अंगों का संरचनात्मक ढांचा बनाता है तथा ऊतकों को सहारा एवं सुरक्षा देता है। अस्थि कोशिकाएं आधात्री के अंदर
रिक्तिकाओं में उपस्थित रहती है। पैर की अस्थि जैसे आपकी लंबी अस्थि भार वहन का कार्य करती है। अस्थि कंकाल पेशी से जुड़कर परस्पर क्रिया द्वारा गति प्रदान करती है। कुछ अस्थियों में गति अस्थि मज्जा रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करती है। रक्त तरल संयोजी ऊतक होता है जिसमें जीव द्रव्य, लाल रुधिर कणिकाएं, सफेद रुधिर कणिकाएं और पट्टिकारू प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। चित्र 7.6 रक्त मुख्य परिसंचारित तरल है जो कि विभिन्न पदार्थों के परिवहन में सहायता करता है। इसके बारे में आप विस्तृत रूप से अध्याय 17 और 18 में पढ़ेंगे। पॉइंट 3 पेशी ऊतक। पेशी ऊतक पेशी ऊतक अनेक लंबे बेलनाकार तंतुओं रेशों से बना होता है जो समांतर पंक्ति में सजे रहते हैं। यह तंतु कई सूक्ष्म तंतुओं से बना होता है जिसे पेशी तंतु मायोफिब्रिल कहते हैं। समस्त पेशी तंतु समन्वित रूप से उद्दीपन के कारण संकुचित हो जाते हैं तथा पुनः लंबा होकर अपनी असंकुचित अवस्था में आ जाते हैं। पेशी ऊतक की क्रिया से शरीर वातावरण में होने वाली परिवर्तनों के अनुसार गति करता है तथा शरीर के विभिन्न अंगों की स्थिति को संभाले रखता है। सामान्यतः शरीर की सभी गतियों में पेशियां प्रमुख भूमिका निभाती है। पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, कंकाल पेशी, दूसरा चिकनी पेशी, तीसरा हृदय पेशी। कंकाल पेशी मुख्य रूप से कंकाली अस्थियों से जुड़ी रहती है। प्रारूप टिपिकल पेशी जैसे द्विस्तरिका, बाइसेप्स, 2 सिरों वाली पेशी में रेखीय कंकाल पेशी तंतु एक समूह में एक साथ समांतर रूप में पाए जाते हैं। पेशी ऊतक के समूह के चारों ओर कठोर संयोजी ऊतक का आवरण होता है। चित्र 7.7 है। इसके बारे में आप अध्याय 20 में विस्तार से पढ़ेंगे। चिकनी पेशी है ऊतक की संकुचनशीलता कोशिका के दोनों किनारे पतले होते हैं तथा इनमें रेखा या धारियां नहीं होती। चित्र 7.7 कोशिका संधियां इन्हें एक साथ बांधे रखती है तथा ये संयोजी ऊतक के आवरण से ढके समूह रहते हैं। आंतरिक अंगों जैसे रक्त नलिका, अग्नाशय तथा आंत की भित्ति में इस प्रकार का पेशी ऊतक पाया जाता है। चिकनी पेशी का संकुचन अनैच्छिक होता है क्योंकि इनकी क्रियाविधि पर सीधा नियंत्रण नहीं होता है जैसा कि हम कंकाल पेशी के बारे में कर सकते हैं। चिकनी पेशी को मात्र सोचने भर से हम संकुचित नहीं कर सकते। हृदय पेशी संकुचनशील ऊतक है जो केवल हृदय में पाई जाती है। हृदय पेशी की कोशिकाएं कोशिका संधि द्वारा द्रव्य कला से एकरूप होकर चिपकी रहती है। चित्र 7.7 संचार संधियों अथवा अंतर्विष्ट डिस्क इंटरकैलेटेड डिस्क के कुछ संलग्न बिंदुओं पर कोशिका एक इकाई के रूप में संकुचित होती है। जैसा कि जब एक कोशिका संकुचन के लिए संकेत ग्रहण करती है तो दूसरी पास की कोशिका भी संकुचन के लिए उद्दीपित होती है। तंत्रिका ऊतक। पॉइंट 4 तंत्रिका ऊतक मुख्य रूप से परिवर्तित अवस्थाओं के प्रति शरीर की अनुक्रियाशीलता रेस्पॉन्सिवनेस के नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होता है। तंत्रिका कोशिकाएं उत्तेजनशील कोशिकाएं हैं जो तंत्रिका तंत्र की संचार इकाई है। तंत्रीबंध न्यूरोगिलियल कोशिकाएं बाकी तंत्रिका तंत्र को संरचना प्रदान करती है तथा तंत्रिका कोशिकाओं को सहारा तथा सुरक्षा देती है। हमारे शरीर में तंत्रीबद्ध कोशिकाएं तंत्रिका ऊतक का आयतन के अनुसार आधे से ज्यादा हिस्से बनाता है। जब एक तंत्रिका कोशिका को उपयुक्त रूप से उद्दीपित किया जाता है या वह स्वयं होती है तो विभिन्न विद्युत परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। बहुत तेजी से कोशिका झिल्ली पर गमन करते हैं। तंत्रिका कोशिका जब उत्तेजित होती है तब विभव परिवर्तन तंत्रिका कोशिका के अंतिम छोर पर पहुंचता है तथा आसपास की तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन एवं अन्य कोशिकाओं को या तो उद्दीपित करता है या उन्हें उद्दीपित होने से रोकता है। पॉइंट 2 अंग और अंगतंत्र। बहुकोशिकीय प्राणियों में उपयोग वर्णित ऊतक संगठित होकर अंग और अंगतंत्र की रचना करते हैं। इस तरह का संगठन लाखों कोशिकाओं द्वारा निर्मित जीव की सभी क्रियाओं को अधिक दक्षता पूर्वक एवं समन्वित रूप से चलाने के लिए आवश्यक होता है। शरीर के प्रत्येक अंग एक या एक से अधिक प्रकार के ऊतकों का बना होता है। उदाहरण हृदय में चारों तरह के ऊतक होते हैं, उपकला, संयोजी, पेशीय तथा तंत्रिकीय ऊतक। ध्यानपूर्वक अध्ययन के बाद हम देखते हैं कि अंग और अंगतंत्र की जटिलता एक निश्चित इंद्रिय गोचर प्रवृत्ति को प्रदर्शित करती है। यह इंद्रिय गोचर प्रवृत्ति एक विकासीय प्रवृत्ति कहलाती है। इसके बारे में आप कक्षा 12 में विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको 3 जीवों के विभिन्न विकासीय स्तरों के बारे में बताया जा रहा है। इसमें आपको शरीर, एनाटॉमी और आकारिकी, मॉर्फोलॉजी के संगठन एवं क्रियाविधि के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। आकारिकी आपको जीवों की बाह्य संरचना या बाह्य दिखने वाले आकार का अध्ययन कराती है। पौधे या सूक्ष्म जीवों के संदर्भ में आकारिकी शब्द का वस्तुत मतलब यही है। प्राणियों के संबंध में आकारिकी का मतलब शरीर के बाह्य अंगों की बनावट या शरीर के बाह्य भागों का अध्ययन है। प्राणियों में शरीर का पारंपरिक मतलब
आंतरिक अंगों की संरचना के अध्ययन से है। अब आप केंचुए, कॉकरोच तथा मेंढक के आकारिकी एवं शारीरिकी का अध्ययन करेंगे, जो अकशेरुकी तथा कशेरुकी का क्रमशः प्रतिनिधित्व करते हैं। केंचुआ। पॉइंट 3, केंचुआ। केंचुए लाल भूरे रंग के स्थलीय अकशेरुकी प्राणी होते हैं, जो कि नम मिट्टी की ऊपरी सतह में निवास करते हैं। दिन के समय ये जमीन के अंदर स्थित बिलों में रहते हैं, जो कि ये मिट्टी को छेद कर और निगल कर कब बनाते हैं। बगीचों में ये अपने द्वारा एकत्र ऊर्जाजीवी मल पदार्थों के बीच ढूंढे जा सकते हैं। इन ऊर्जाजीवी मल पदार्थों को कर्मी चिप वॉर्म कास्टिंग कहते हैं। फेरेटिमा व लुम्ब्रिकस सामान्य भारतीय केंचुए हैं। केंचुए का चित्र आकारिकी। पॉइंट 5, आकारिकी। इनका शरीर लंबा और लगभग 100 से 120 समान खंडों मेटामेरस में बटा होता है। पृष्ठ तल पर एक गहरी मध्य रेखा पृष्ठ रक्त वाहिनी का दिखाई पड़ देती है। अधर तल पर जनन छिद्र पाए जाते हैं, जिनकी वजह से यह पृष्ठ तल से विभेदित किया जा सकता है। शरीर के अग्रभाग पर मुख एवं परोमुख प्रोसोमियम होते हैं। परोमुख एक पाली है जो मुख को ढकने वाली एक फान नुमा संरचना है। यह फान मर्दा दरारों को खोदकर कर्मी को उसमें रेंग कर जाने में मदद करती है। परोमुख एक संवेदी संरचना है। शरीर का पहला खंड परितुंड पेरिस्टोमियम या मुखखंड होता है, जिसमें मुख उपस्थित होता है। एक परिपक्व कर्मी में एक चौड़ी ग्रंथिल गोलाकार पट्टी 14वें से 16वें खंड को घेरे रहती है। इन ग्रंथिल उत्तक वाले खंडों को प्रयाणिका क्लाइटेलम कहते हैं। इस प्रकार का शरीर 3 प्रमुख भागों अग्र प्रयाणिका, प्रयाणिका और पश्च प्रयाणिका में विभक्त होता है। 5 से 9 खंडों में अंतरखंडीय खांचों के अधर पार्श्वीय भाग में 4 जोड़ी शुक्रवाहिका रंध्र स्पर्मेथिकल एपरेटस स्थित होते हैं। एकल माता जनन छिद्र 14वें खंड की मध्य अधर रेखा पर स्थित होता है। एक जोड़ा नर जनन छिद्र 18वें खंड के अधर पार्श्व में स्थित होते हैं। बहुत से छोटे छिद्र, जिन्हें वक्रक रंध्र कहते हैं, अधर तल पर लगभग संपूर्ण शरीर पर पाए जाते हैं। इन छिद्रों के द्वारा उत्सर्जिका शरीर के बाहर की ओर खुलती है। शरीर के प्रथम, अंतिम एवं प्रयाणिका खंडों को छोड़कर समस्त देह खंड में एस आकार के सूक्ष्म पाए जाते हैं, जो प्रत्येक खंड के मध्य में स्थित उपकला गर्त में धसे रहते हैं। सूक्ष्म छोटी बाल के समान संरचना होती है, जो कि फैल तथा सिकुड़ सकती है तथा गति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा निभाती है। आंतरिक आकारिकी। पॉइंट 2, आंतरिक आकारिकी। केंचुए का शरीर एक पतली कोशिकीय परत से ढका रहता है, जिसे उपत्वचा कहते हैं। इसके नीचे अधिचर्म 2 पेशीय गोलाकार एवं लंबवत परतें तथा सबसे अंदर की ओर देह गुहीय उपकला पाई जाती है। अधिचर्म स्तंभाकार उपकला कोशिकाओं की एक स्तर की बनी हुई होती है, जिसमें अन्य प्रकार की कोशिकाएं जैसे स्रावी ग्रंथिल कोशिकाएं भी सम्मिलित होती है। आहारनाल शरीर के प्रथम से अंतिम खंड तक एक लंबी सीधी नलिका के रूप में उपस्थित रहती है। चित्र 7-10। प्रथम खंड पर उपस्थित मुख प्रथम से तृतीय खंड में फैली मुख गुहा में खुलता है, जो ग्रसनी की ओर अग्रसर होती है और चौथे खंड में खुलती है। ग्रसनी एक छोटी संक्रिय नलिका में खुलती है, जिसे ग्रसिका कहते हैं। यह 5वें से 7वें खंड तक पाई जाती है तथा एक पेशीय पेशनी गिजार्ड 8वें एवं 9वें खंड तक चलती है। यह सड़ी पत्तियों और मिट्टी आदि के कणों को पीसने में मदद करती है। आमाशय 9 से 14 खंडों तक में स्थित होता है। केंचुए का भोजन सड़ी गली पत्तियों और मिट्टी में मिश्रित कार्बनिक पदार्थ होते हैं। आमाशय में स्थित कैल्सीफेरस ग्रंथि या फूमस में उपस्थित हुए मुख्य अम्लों को उदासीन बना देती है। आंत्र 15वें खंड से प्रारंभ होकर अंतिम खंड तक एक लंबवत नलिका के रूप में मिलती है। 26वें खंड में आंत्र से एक जोड़ी छोटी और शंक्वाकार आंतरिक अंधनाल निकलती है। आंत्र का विशिष्ट गुण 26 से 35 खंड में आंत्र की पृष्ठ सतह के में आंतरिक वलन भित्ति बंज का पाया जाता है, जिसे आंत्र वलन टाइफ्लोसोल कहते हैं। यह वलन आंत्र में अवशोषण के प्रभावी क्षेत्र में वृद्धि कर देता है। आहारनाल शरीर के अंतिम खंड पर एक छोटे छिद्र के रूप में खुलती है, जिसे एनस कहते हैं। केंचुआ कार्बनिक पदार्थों से भरपूर मृदा को भोजन के रूप में निगलता है। आहार नाल से गुजरते समय
आहार नाली से गुजरते समय पाचक रस एंजाइमों का स्राव होता है, जो कि पदार्थों के साथ घुल मिल जाता है। यह एंजाइम जटिल भोज्य कणों को सूक्ष्म अवशोषण योग्य कणों में बदल देते हैं। ये सरल अणु मॉलिक्यूल्स आहार नाल झिल्ली द्वारा अवशोषित करके उपयोग में लाए जाते हैं। फेरेटिमा केंचुए का रुधिर परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है, जिसमें रुधिर वाहिकाएं कोशिकाएं हृदय होता है। बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र के कारण रुधिर का वेसल हृदय तथा रक्त वाहिनियों तक ही सीमित रहता है। संकुचन रक्त परिसंचरण को एक ही दिशा में रखता है। सूक्ष्म रुधिर वाहिकाएं रक्त को आहार नाल, तंत्रिका रज्जु और शरीर भित्ति तक पहुंचाती है। रुधिर ग्रंथियां चौथे, पांचवें और छठे देह खंड पर पाई जाती है। ये ग्रंथियां हीमोग्लोबिन तथा रुधिर कोशिकाओं का निर्माण करती है, जो रुधिर प्लाज्मा में घुल जाती है। इनकी प्रकृति बक्षकार्मिक होती है। केंचुए में विशिष्ट श्वसन तंत्र नहीं होता। श्वसन गैस विनिमय शरीर की आर्द्र सतह से उनकी रुधिर धारा में संपन्न होता है। उत्सर्जी अंग खंडों में व्यवस्थित और वलित नलिकाओं के बने होते हैं, जिन्हें वक्रक नेफ्रिडिया कहते हैं। ये वक्रक 3 प्रकार के होते हैं: पटीय सेप्टल वक्रक पंद्रहवें खंड से अंतिम खंड के दोनों ओर अंतरखंडीय पट्टों पर पाए जाते हैं तथा ये आंत्र में खुलते हैं। दूसरा अध्यावलीन वक्रक, जो शरीर की देह भित्ति के आंतरिक आस्तर पर तीसरे खंड से अंतिम खंड तक चिपके रहते हैं तथा शरीर की सतह पर खुलते हैं। ग्रसनीय वक्रक चौथे, पांचवें एवं छठे खंड में 3 युग्मित गुच्छों के रूप में पाए जाते हैं। ये विभिन्न प्रकार के वक्रक संरचना में मूलतः समान होते हैं। वक्रक शरीर तरल के आयतन एवं संगठन का नियमन करते हैं। वक्रक कीपनुमा सिरे से प्रारंभ होता है, जो गुह्य कक्ष से अतिरिक्त द्रव को संचित करता है। कीप वक्रक के नलिकीय भाग से जुड़ा रहता है, जो उत्सर्जित पदार्थों को छिद्र द्वारा शरीर से एकत्र कर आहार नाल में बाहर डालता है। तंत्रिका तंत्र मूलतः खंडीय गुच्छिकाओं गैंग्लियों के रूप में दोहरी अधर तंत्रिका रज्जु पर व्यवस्थित होते हैं। बहुत सी तंत्रिका कोशिका इकट्ठी होकर गुच्छिका का निर्माण करती है। अगर सिरे पर तीसरे व चौथे खंड में तंत्रिका रज्जु दोनों सिरों में विभक्त होकर पार्श्व ग्रसिका को घेरते हुए पृष्ठ सतह पर प्रमस्तिष्क गुच्छिका सेरेब्रल गैंग्लियन से मिलती है। इस प्रकार तंत्रिका वलय बन जाता है। तंत्रिका वलय प्रमस्तिष्क गुच्छिका के साथ मिलकर मस्तिष्क का निर्माण करती है। प्रमस्तिष्क गुच्छिका वलय की अन्य तंत्रिकाओं के साथ मिलकर संवेदी आवेगों और पेशीय अनुक्रियाओं को समाकलित करती है। संवेदी तंत्र में आंख का अभाव होता है, लेकिन इनमें कुछ प्रकाश और स्पर्श संवेदी अंग ग्राही कोशिकाएं विकसित होते हैं, जो प्रकाश की तीव्रता के अंतर को महसूस कर सकते हैं तथा पृथ्वी के कंपन को भी महसूस कर लेते हैं। केंचुए में विशेष प्रकार के रसायन संवेदी अंग स्वादग्राही टेस्टा रिसेप्टर्स होते हैं, जो कि रासायनिक उद्दीपनों के लिए प्रतिक्रिया करते हैं। ये संवेदी अंग कर्मी के अग्रभाग में पाए जाते हैं। केंचुआ उभयलिंगी हर्माफ्रोडाइट होते हैं, अर्थात एक ही प्राणी में वसन तथा अंडाशय दोनों जनन तंत्र मिलते हैं। इनमें 10वें व 11वें खंड में 2 जोड़ी वसन टेस्ट होते हैं। इनकी शुक्र वाहिकाएं 18वें वासा डिफरेंशिया खंड तक जाती है और ये प्रोस्टेट वाहिनी से जुड़ जाती है। 2 जोड़ी सहायक अतिरिक्त ग्रंथियां 17वें तथा 19वें खंड में पाई जाती है। संयुक्त प्रोस्टेट और शुक्र वाहिनी 18वें खंड के अदर पास में एक जोड़ा नर जनन छिद्र द्वारा बाहर खुलती है। साथ ही 6ठे से 9वें खंड तक प्रत्येक खंड में एक छोटे तेलनुमा संरचना 4 जोड़े शुक्राणु दानियां पाई जाती है। यह मैथुन के समय शुक्राणुओं को प्राप्त कर संग्रहित करते हैं। एक जोड़ी अंडाशय 12वें और 13वें खंड के अंतरखंडीय पट पर स्थित होते हैं। अंडाशय के नीचे अंडवाहिनी मुखिका पाई जाती है, जो अंडवाहिनी तक होती है। ये आपस में जुड़कर 14वें खंड के अधर तल पर मात्र एक मादा जनन छिद्र के रूप में बाहर खुलती है। शुक्राणुओं के आपस में आदान प्रदान की प्रक्रिया मैथुन के द्वारा होती है। जब एक कर्मी दूसरे कर्मी को पाता है, तब उनके जनन द्वार गोनेडल ओपनिंग एक दूसरे के सानिध्य में आते हैं, तो वे अपने शुक्राणुओं से बने तेले को, जिन्हें शुक्राणु दर कहते हैं, बदल लेते हैं। प्रयाणिका की ग्रंथि कोशिकाओं द्वारा ककून उत्पन्न कोकुनों में परिपक्व शुक्राणु व अंड कोशिकाओं तथा तरल जमा किया जाता है। निषेचन एवं परिवर्तन कोकून के अंदर होता है, जिसे कर्मी मृदा में छोड़ देता है। अंड व शुक्राणु कोशिकाओं को कोकून के अंदर ही निषेचन होता है। कर्मी इन्हें अपने शरीर से अलग कर देता है। वह मृदा नम स्थान के ऊपर या अंदर छोड़ देता है। कर्मी भ्रूण कोकून में रहते हैं। लगभग 3 सप्ताह के बाद लगभग 4 की औसत से कोकून 2 से 20 शिशु कर्मी का निर्माण करता है।
गर्मी में परिवर्तन प्रत्यक्ष होता है अर्थात लार्वा अवस्था नहीं होती। केंचुआ किसानों का मित्र कहलाता है। यह मिट्टी में छोटी छोटी बीज बनाता है जिसमें मिट्टी छिद्रित हो जाती है और बढ़ते पौधे की जड़ों के लिए वायु की उपलब्धता और उनका नीचे की ओर बढ़ना सुगम हो जाता है। इस प्रकार केंचुआ द्वारा मिट्टी को उपजाऊ बनाने की विधि या मिट्टी की उर्वर शक्ति बढ़ाने की विधि को कर्मी कंपोस्ट खाद निर्माण कहते हैं। केंचुए मछली पकड़ने के लिए प्रलोभक के रूप में प्रयोग किए लिए जाते हैं। कॉकरोच